आधुनिक भारत की जनसांख्यिकी देखें, एक समुदाय देश की आबादी का 22% है। भारतीय सेना में वही समूह कुल सक्रिय सैनिकों का 16% है। यह विशाल जनसांख्यिकीय पद चिह्न हजारों साल पुरानी पहचान रखता है। वैदिक और पौराणिक ग्रंथ उन्हें राजा यदु के वंशज, चंद्रवंश के सदस्य और भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष वंशज बताते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब कोई आधुनिक समुदाय महाभारत के पात्रों से वंश का दावा करता है, तो यह इतिहासकारों के लिए एक चुनौती पेश करता है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या ये मूल्य केवल धार्मिक आस्था तक सीमित है या दस्तावेजी ऐतिहासिक रिकॉर्ड से समर्थित है। यह जांच धर्म ग्रंथों से आगे बढ़ती है। शिलालेख, मूर्तियां और विदेशी यात्रियों के अभिलेख भौतिक साक्ष्य देते हैं, जो इन दावों को इतिहास में स्थापित करते हैं। यह निशान मथुरा के पास मोरा गांव से शुरू होता है। एक प्राचीन कुएं के भीतर गहराई में पुरातत्वविदों को एक पत्थर का शिलालेख मिला, जिसमें वृष्णि वंश के 5 नायकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखे थे, जो कृष्ण से जुड़ा विशिष्ट यादव वंश था। 1000 मील से भी ज्यादा दक्षिण में आंध्र प्रदेश में शोधकर्ताओं ने 1700 साल पुरानी कोंडामोटू की मूर्तियां खोजीं। ये नक्काशी उन्हीं 5 वृष्णि नायकों को दर्शाती है, जो समुदाय की ऐतिहासिक उपस्थिति को दक्षिणी प्रायद्वीप में गहराई तक फैला हुआ साबित करती हैं। इसकी पुष्टि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अभिलेखों में भी है, जो 2300 साल पहले भारत आए थे। उन्होंने सोरासेनोई नामक एक जनजाति का उल्लेख किया था, जो शूरसेन यादवों का यूनानी लिप्यंतरण है। मेगास्थनीज ने लिखा कि वे यमुना तट पर रहते थे और हेराक्लेस स्थानीय हरि या कृष्ण नामक देवता की पूजा करते थे। ये यूनानी ग्रंथ, दक्षिणी मूर्तियां और उत्तरी शिलालेख मेल खाते हैं। वे वृष्ण यादव कथा को मौखिक परंपरा से एक सत्यापित ऐतिहासिक वंशावली में बदलते हैं। वह प्राचीन विरासत अंततः संप्रभु शक्ति के रूप में प्रकट हुई। चालुक्यों के पतन के बाद यादवों ने महाराष्ट्र में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। 1090 से 1317 ईस्वी तक उन्होंने देवगिरी के दुर्ग शहर से शासन किया। अपने शिखर पर देवगिरी साम्राज्य का एक विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण था, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। इसकी सीमाएं उत्तर में नर्मदा नदी से दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैली थीं, जिसमें आधुनिक महाराष्ट्र और कर्नाटक का अधिकांश भाग आता था। राजा सिंघन द्वितीय के अधीन साम्राज्य ने प्रशासनिक स्थिरता का एक युग देखा। उन्होंने स्थानीय स्वशासन, किसान सुरक्षा नीतियां लागू की और मराठी को राजभाषा बनाया। इस समृद्धि ने दिल्ली सल्तनत का ध्यान खींचा। दक्कन की संपत्ति पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी अभियान हेतु अपनी सेना तैयार की। देवगिरी की क्षेत्रीय शक्ति ने उसे मुख्य निशाना बनाया। साम्राज्य की दौलत ने सुनिश्चित किया कि यह सल्तनत और दक्षिण के राज्यों के बीच एक बड़े संघर्ष का केंद्र बनेगा। खिलजी ने तब हमला किया जब यादव की मुख्य सेना दक्षिणी अभियान पर थी। उसके सेनापति मलिक काफूर ने राजधानी पर अचानक हमला किया जब उसकी सुरक्षा कमजोर थी। मुश्किलों के बावजूद राजा रामचंद्र देव युद्ध के मैदान में उतरे। कम संख्या में होते हुए भी शेष यादव रक्षकों ने शहर बचाने को भीषण संघर्ष किया। घमासान युद्ध के दौरान एक समन्वित हमले के बाद राजा को अंततः पकड़ लिया गया। उसे अलाउद्दीन खिलजी का सामना करने के लिए दिल्ली ले जाया गया। मृत्युदंड के समय खिलजी ने राजा से पूछा, कैसा सलूक चाहता है? रामचंद्र देव ने उत्तर दिया कि उनके साथ राजा जैसा व्यवहार हो, अर्थात या तो सम्मानपूर्वक जिए या तुरंत फांसी दी जाए। गरिमा न छोड़ने के इस इनकार ने सुल्तान को प्रभावित किया। फांसी के बजाय खिलजी ने रामचंद्र देव को उच्च सम्मान के साथ उनके क्षेत्र लौटाया। उन्हें एक महत्वपूर्ण प्रांत का जागीरदार शासक पुनः बनाया। देवगिरी साम्राज्य भले ही अंततः गिर गया, उसकी रक्तरेखा जीवित रही। सदियों बाद यादव राजाओं की वंशज जीजाबाई शिवाजी महाराज की माता और गुरु बनी, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। मराठा प्रतिरोध सीधे इसी वंश से निकला था। राजा रामचंद्र देव के वंश से ही जीजाबाई ने अपने पुत्र को सांस्कृतिक और सैन्य आधार दिया। यादव साम्राज्यों के अंत से उनकी सैन्य परंपरा समाप्त नहीं हुई। औपनिवेशिक काल में भी समुदाय की युद्धक पहचान एक प्रबल शक्ति बनी रही। 1857 के विद्रोह में राव तुलाराम जैसे नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोर्चा संभाला। नारनौल में अपनी सेना के साथ एक बड़ी लड़ाई लड़ी। इस विरासत की आधुनिक अभिव्यक्ति 1962 में सबसे अधिक दिखाई दी। भारत चीन युद्ध के दौरान एक छोटी टुकड़ी ने रेजांगला की बर्फीली ऊंचाइयों पर कब्जा बनाए रखा। ये 13 कुमाऊं के वीर अहीर थे। कड़ाके की ठंड में 114 सैनिक हजारों के सामने डटे रहे।
120 में से 114 शहीद हुए और दुश्मनों को 1000 से ज्यादा हताहत किया। उन्होंने एक सामरिक विजय पाई जिसने आक्रमण रोका और आधुनिक भारतीय सेना के मानक बदले। मथुरा के प्राचीन मैदानों से देवगिरी के दुर्गम द्वारों और रेजांगला की चोटियों तक यादवों का इतिहास सेवा और शौर्य की अटूट गाथा है।